SP Smart's digital learning program. Today is day 2 for atoms and nuclei chapter, and we are going to study what is the distance of nearest approach or what's the distance of closest approach for an alpha particle in Rutherford's alpha particle scattering experiment. बट जैसे आपको याद ही होगा, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये देखा गया कि अल्फा पार्टिकल्स यूँ स्कैटर हो जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं ना, और वो सेंट्रल न्यूक्लियस से ही स्कैटर हो रहे हैं। ये न्यूक्लियस का आइडिया रदरफोर्ड ने दिया, एक्सपेरिमेंट किया गाइगर एंड मार्सडन ने, राइट, आपको याद है ना। तो आज जो कैलकुलेशन हम करने वाले हैं वो है कि कोई भी अल्फा पार्टिकल कितना पास जा सका। फॉर एग्जांपल मुझे तो ये नज़र आ रहा है, ये अल्फा पार्टिकल गया, यहाँ तक पहुँचा, फिर वापस लौटा, यानी गया और लौटा अलॉन्ग द सेम पाथ। इसको कहते हैं दिस अल्फा पार्टिकल, दिस पर्टिकुलर अल्फा पार्टिकल हैज़ बिन एबल टू रीट्रेस इट्स पाथ। बाकी वाले जो न्यूक्लियस से दूर हैं वो स्ट्रेट निकल गए हैं ना, बिना डिफ्लेक्शन के, बिना स्कैटरिंग के, और जो छोटे इम्पैक्ट पैरामीटर पे हैं वो डिफ्लेक्ट होके किसी और एंगल पे जा रहे हैं। सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा दिख रहा हमें जो स्कैटर 180 डिग्री के थ्रू हुआ, यानी वो पार्टिकल जो उसका स्कैटरिंग एंगल 180 है, तो वो ये दिखा दिया मैंने, गया इस रास्ते, लौटा भी इसी रास्ते। तो हम अब देखना चाहेंगे या यूँ कहें कि कैलकुलेट करना चाहेंगे ये कितनी नज़दीक पहुंच गया इसके। तो इसका ये वाला डिस्टेंस हमें देखना होगा, ये डिस्टेंस, लेट इट बी R0, यही R0 यहाँ भी लिखा है ये। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच और क्लोजेस्ट अप्रोच। और बेटा ये जो नियरेस्ट अप्रोच है, इस पर हम एक गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल पहुँचता है उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल जा रहा था इसकी तरफ, लगातार इट वाज बीइंग रिपेल्ड बाय द न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज़ हो रहा था, काइनेटिक में कमी हो रही थी, ये स्लो डाउन हो रहा था। लेकिन जैसे वो नियरेस्ट अप्रोच वाली जगह पे पहुंचा, यानी इस जगह पे पहुंचा, जब ये न्यूक्लियस से और नज़दीक नहीं जा पाया, यानी जब उसका डिस्टेंस R0 बन गया न्यूक्लियस से, उस वक्त इसकी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल चुकी थी। ठीक है, यहीं से हम क्लू लेते हुए आगे की कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पे इसकी हाफ mv² है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो ये फॉर्मूला है। आपको याद दिला दें कि पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होती है ना, उसके लिए कूलम्स कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 बाई R², ये फॉर्मूला चलता है। सॉरी, R² नहीं, सिर्फ R। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इट्स K टाइम्स Q1 Q2 बाई R। अब आप सोच सकते हैं K की वैल्यू कितनी है, तो बेटा ये है 910 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये K की वैल्यू हम कैलकुलेशंस में ये लगाएंगे, Q1 Q2। अब ये देखते हैं, अल्फा पार्टिकल का चार्ज Q1 है विच इज़ ट्वाइस E इज़ चार्ज ऑन द प्रोटॉन, और ये इसकी वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और Q2 जो है वो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z है तो उस पर चार्ज Z/E होता है। ठीक है, तो ये Z इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, तो चार्ज कितना बनेगा, ZE। दैट मीन्स हमें इक्वेट करना होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को, यानी फॉर्मूला ये बना, ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी। अभी अभी मैंने बताया Q1 Q2 बाई R। यहाँ पे R की बजाय क्या लिखा हुआ मैंने, R0, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस R0 ही है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो बेटा कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही जैसे बताया, और पोटेंशियल एनर्जी बन गया K/2 बाई R0। तो बस यहाँ से आप R0 निकाल सकते। हेंस R0 इज इक्वल टू K टाइम्स 2Z² बाई हाफ mv²। तो बस यही है हमारा एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच। और आपकी जानकारी के लिए, आपके मेमोरी में ये रहे बात, हमने एक पॉइंट रिमेंबर यहाँ दे दिया कि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला ये है, K टाइम्स Q1 Q2 बाई R। ठीक है बच्चे,
अब बेटा अगला टॉपिक करते हैं। इसमें हमें न्यूक्लियस रेडियस मालूम करने के लिए कहा जा रहा है, यानी टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का अप्रॉक्सीमेट साइज कितना है, ये हमें जानकारी मालूम करनी है। थ्रू एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा कि वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। मास नंबर यानी कितना वजन है उसका, तो जितना मास नंबर अधिक है उतना ही वॉल्यूम बड़ा है, यानी हैवी न्यूक्लियस का साइज बड़ा है, लाइट न्यूक्लियस का साइज छोटा है। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की वो कांस्टेंट होती है, राइट। तो V प्रोपोर्शनल टू A का मतलब वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। और बच्चे ये जो होता है ना न्यूक्लियस, इसको स्फेरिकल माना गया है थ्रू ऑब्जर्वेशंस। तो हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू A मास नंबर, ठीक है ना। अब ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो तो क्या बनता है हमारे पास आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू A बनता है, राइट। और अगर हम क्यूब रूट ले लें दोनों तरफ, ये आर प्रोपोर्शनल टू 1/3 पावर बनेगा, है ना। और ये देख लो यही लिखा है यहाँ पे, यू कैन सी। तो उसका मतलब है आर प्रोपोर्शनल टू A क्यूब है, तो प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ेगा, लेट दैट बी आर नॉट। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, आर इक्वल टू आर नॉट पावर 1/3, ठीक है। तो यही है एक्सप्रेशन फॉर द न्यूक्लियर साइज, यानी रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस का। और बेटा जो आर नॉट है ना, उसका ये वैल्यू आता है 1.5 फर्मी भी कह सकते हैं इसको, ये लिखा है ना, क्योंकि फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 मीटर होता है। सो अल्टीमेटली हम जब कहते हैं ना आर इक्वल टू आर नॉट पावर 1/3, हमारा मतलब होता है आर इक्वल टू 1.5 A पावर 1/3 फर्मी। और फर्मी अंडरस्टूड है कि 10⁻⁻15 है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस। बट जो नेक्स्ट टॉपिक है वो तो बहुत ही सिंपल है, एटॉमिक नंबर क्या है, ये कितने प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। जैसे यूरेनियम 92 238 में ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो ये इसका एटॉमिक नंबर यानी Z इज़ 92। ये देख लो, ये लिखा है 92, ये यूरेनियम 238 92। तो ये जो 92 नीचे लिखा होता है ना, यही है इसका एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या होता है, उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन मौजूद हैं, यानी हैवी कितना है, यानी ये 238, तो ये इसका मास नंबर है। इसको A से डिनोट किया जाता है। एंड हेंस 235 यूरेनियम में 235 इसका मास नंबर है। बेरियम 141 है तो उसका मास नंबर 141 है। तो इस तरह से हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जब कभी हमें कोई भी न्यूक्लियाइड को दिखाना हो, एक्सप्रेस करना हो, मान लीजिए कोई सर्टेन न्यूक्लियाइड है X, ये कोई रैंडम सिंबल ले लिया मैंने, ऐसा सिंबल होता नहीं है कि U फॉर यूरेनियम एंड Na फॉर सोडियम, H फॉर हाइड्रोजन, वो आपको मालूम है, X का किसी का नहीं है, तो इसलिए मैंने जनरल X वैल्यू ले ली। तो क्या किया जाता है, इसके नीचे Z लिखा जाता है, ऊपर A लिखा जाता है। A क्या है अभी बताया, मास नंबर। Z क्या है, उसका एटॉमिक नंबर। इसीलिए यूरेनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 92 था, तो मैंने नीचे लिखा हुआ है। मास नंबर उसका 235 है तो उसको ऊपर लिखा हुआ है। दिस हाउ यू कैन एक्सप्रेस एनी न्यूक्लियाइड, ठीक है। तो बेटा इस तरह से जो मास नंबर है यानी A, इट इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। और एटॉमिक नंबर जो है ये सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद है। सो कभी A माइनस Z करके आप देखें तो N प्लस P माइनस P अल्टीमेटली N है। इन अदर वर्ड्स कैलकुलेशन करते समय, न्यूमेरिकल करते समय हमें अगर A माइनस Z करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेगा, सिर्फ Z देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, सिर्फ A देखेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है। और इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।